नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं 15 जून के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में। सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में जानते हैं आज। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प अस मैनिपुलेट बायोलॉजिकल organism एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमन betterment, especially in treating disease by re-engineering cells। सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब ये है भाई। एक तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसके पीछे साइंस है, दैट इज़ बायोलॉजी। ठीक है। तो ये तो नेचुरल है, हमारी बॉडी के अंदर हम सांस ले रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब नेचुरल वर्क करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा ही कोई सिस्टम बनाएं जो सिंथेटिक, मतलब कि जो मैन मेड हो, जो आर्टिफिशियल हो, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक बायोलॉजी। तो इस सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ हम डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेज। लेकिन 2014 की बात है, यूएस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसने सिंथेटिक बायोलॉजी को एक डिसरप्टिव बेसिक रिसर्च एरियाज में डाल रखा है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है और इसका मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है। खास करके जो है मिलिट्री इंटरेस्ट में सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये था व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी, इसके बारे में। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। सिविलियन टारगेट्स ऑफ साइबर अटैक। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कुछ समय में जो है साइबर अटैक्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। रैंसमवेयर जो अटैक होता है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। रैंसमवेयर अटैक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है अमाउंट में बढ़ गया है। आए दिन जो है, समझ लीजिए एवरी मंथ एवरी वीक पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रैंसमवेयर अटैक होता ही रहता है। तो आखिर इसके बारे में मतलब जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या है और क्यों ये टॉपिक पढ़ा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जो यूएस में अभी कुछ एक महीने पहले एक साइबर अटैक हुआ था। ठीक। तो ये यूएस में कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है इस समय यूएस में साइबर अटैक होना। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं भाई, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं। और जो भी टेंशन्स होती हैं, ग्लोबल टेंशन, उसकी वजह से भी यूएस के ऊपर ये अटैक होते रहते हैं, जिससे कि उसकी इकोनॉमी को शटर किया जा सके। इसके अलावा जो है, पहले तो ये था कि जो है कि ये टारगेट मेनली सिविलियंस के ऊपर थे कि सिविलियन के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। लेकिन अब जो है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़, मतलब इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि साइबर अटैक के बारे में जानने का इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, क्योंकि अब इसका जो अटैक का एरिया है वो केवल सिविलियंस नहीं रह गए हैं। अब ये कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसको भी हैक करने का काम करता है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में तो जो है रैंसमवेयर अटैक की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीज को पे करने पड़ते हैं। अगर आपको याद हो, एक बार इंग्लैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसको पूरा हैक कर लिया था। और रैंसमवेयर मतलब कि ऐसा अटैक जिसमें जो है रैंसम मांगी जाती है। मतलब रैंसम का मतलब होता है कि जो है किसी को अगर हम जो है किडनैप कर लें और उसको छुड़ाने के लिए जो हम पैसा मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रैंसम। तो रैंसम मांगते हैं कि ये कि अगर आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम आपके जो हमने हैक किया है उस चीज़ को छोड़ेंगे, या जिसको हमने कैप्चर किया है, लॉक किया है, उसको हम रिलीज करेंगे। अदरवाइज आपका डेटा पूरा हम खत्म कर देंगे, चोरी कर लेंगे या किसी के साथ शेयर कर लेंगे। तो सोच सकते हैं कि जो कोई भी डेटा किसी भी कंट्री के लिए कितना सिक्योर होता है। अगर वो इस तरीके से जो है मिसयूज हो जाए, किसी दूसरे के हाथ में आ जाए, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट के हाथ में आ जाए, तो उस कंट्री की इकोनॉमी, उस कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, उस पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए साइबर अटैक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है कि यूनेस्को की रिपोर्ट है, साइंस रिपोर्ट, उसके बारे में है। यूनेस्को, आप जानते हो कि यूएन जो है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडिया ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अचीव करने हैं, 17 गोल्स जो हैं जो अचीव करने हैं बाय 2030, उसकी तरफ बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। लेकिन जो रिसर्च फील्ड है उसमें जो है इंडिया अभी भी लैग कर रहा है। रिसर्च में जो खर्चा होना चाहिए, GERD बाई GDP रेशियो जो होना चाहिए इंडिया का, वो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में सबसे कम है। आप समझिए इस चीज़ को। तो मतलब कितना कम जो है इंडिया स्पेंड कर रहा है इन द रिसर्च फील्ड, जिससे कि जो है नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें। इस तरफ इंडिया नहीं ध्यान दे रहा। अभी भी जो है केवल 0.7% ऑफ GDP ही इन्वेस्ट किया जा रहा है इन द रिसर्च फील्ड टू टैकल द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम।
ठीक है, 2014 से ही देखें तो जो ये डिक्लाइन हो रहा है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है रिसर्च फील्ड में, वो डिक्लाइन हो रहा है। एक खुश करने वाली बात ये है कि जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो रिसर्च फील्ड पर खर्चा होना है वो बढ़ गया है बाय 42%, लेकिन गवर्नमेंट फील्ड में ये खर्चा कम होता जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस चीज़ पे ये रिपोर्ट पूरी की पूरी बेस्ड है, जो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं अगला आर्टिकल, दैट इज रेयर अर्थ मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और रेयर अर्थ मेटल के बारे में हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार इस पे बात चल रही है। जब से क्लाइमेट चेंज की बात आई है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, फेम पॉलिसी, ये सब चीज़ें जब से आई हैं, और जो और भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि ऑयल इकोनॉमी को चेंज करके एक रिन्यूएबल एनर्जी के इकोनॉमी में लेके आना है, तब से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो अब ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, अ सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, मतलब 11th-12th में केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होती है, 18 ग्रुप्स होते हैं ना, और यहाँ पर जो है 7 पीरियड्स होते हैं। तो इधर इधर नीचे जो होता है, यहाँ पर 15 लेंथेनाइड्स ग्रुप्स हैं, लेंथेनाइड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो, उसके साथ स्कैंडियम और यट्रियम, ये जो है 15 + 2 17 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं रियर अर्थ मेटल्स। रियर अर्थ मेटल्स का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो किस में है, जो हाई टेक डिवाइसेस होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें जो है रियर अर्थ मेटल्स का यूज़ होता है। इस समय जो है जितने भी टेलीफोन्स हैं, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, टेलीविजन हैं, इन सब में रियर अर्थ मेटल का यूज़ है। आ रही बात समझ में? इस वजह से इसका इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और यूएस यूएस और यूके इसी बात से चिंतित है। पिछले साल जो है यूएस ने 90% अपना जो रॉ मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स वो चाइना से इंपोर्ट किया। सिमिलरली यूके की बात करें तो उसने अपने मतलब जो 98% अर्थ मेटल्स जो है रेयर अर्थ मेटल्स वो चाइना से इंपोर्ट किया। तो मतलब समझ लीजिए टोटल 100 लगभग 100% जो डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, वो चाइना पे डिपेंडेंस है। अगर चाइना मना कर दे या कल को कोई वार हो जाए या चाइना को हमें डोमिनेट करना है, तो जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है पसीफे के बारे में। ये एक जो डिवाइस बनाई है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने, जिसकी हेल्प से हम जो है स्काई सर्वे कर सकते हैं और स्टार्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जानते हैं कि पसीफे की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ये पसीफे का फुल फॉर्म है। इसका इसकी हेल्प से जो है स्काई सर्वे प्रोजेक्ट किए जाएंगे। साइंटिस्ट ये एम करते हैं कि जिससे जो है, जो मिलियन ऑफ स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर, उसमें जो पोलराइजेशन है वो किस तरीके से होता है, जो वहाँ से लाइट आती है उनके बीच में जो पोलराइजेशन एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसको हम बाद में कभी समझेंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। पोलराइजेशन सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि लाइट जो है उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं केवल वो सिंगल एक डायमेंशन में ही मूव करे, तो इस मल्टी डायमेंशनल जो लाइट है, इसे सिंगल डायमेंशनल लाइट लेके आने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलराइजेशन की टेक्निक। विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पसीफे जो है, ये नाम रखा गया ग्रीक सन गॉड हैं हेलियोस, उनकी डॉटर के नाम पर ये पसीफे रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बस मेन चीज़ यही पढ़नी है, ये ध्यान रखने की पैसिफिक का काम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हर साल ही इस पर करंट अफेयर्स बनता है। तो इस बार जो है इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, उन्होंने ऑपरेशन ओलिविया तो 1900 से चल रहा है, मतलब कि इस बार भी उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ओलिविया टू टू कंजर्व द नेस्टिंग फील्ड ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, तो जान लेते हैं कि भाई ये ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या होते हैं, इनका कौन सा नेस्टिंग फील्ड होता है, जिससे हमारा जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाए। तो ऑलिव रिडली जो है टर्टल्स, उनका जो नाम है साइंटिफिक, जो बायोलॉजिकल नेम है, दैट इज लेपिडो चैलिस ओलिवा ओलिवा किया। ठीक है, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। जितने भी ऑल 5 स्पीशीज जो हैं सी टर्टल्स के, वो इंडिया में मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है।
जो ऑलिव रिडली टर्टल है वो शेड्यूल 1 में मेंशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। ठीक है, ये दोनों ही जो एक्ट या और ये कन्वेंशन है साइट्स, अगर ये शेड्यूल 1 या अपेंडिक्स 1 में आता है मतलब कि इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है, इनका हम शिकार नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा की जो कोस्ट है वो मतलब एक तरीके से एक घर है ऑलिव रिडली टर्टल्स का, यहाँ पर जो है मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ समय से यहाँ पर जो है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो मास नेस्टिंग होती है उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं इन टर्टल्स को। वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं कि एग ईटन बाय डॉग्स और वाइल्ड एनिमल्स, इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग विद ट्रॉलर्स एंड गिल नेट, जिससे कि जो है वो टर्टल्स फंस जाते हैं, और सॉइल इरोजन जो होता है इस वजह से भी जो है जो नेस्टिंग साइट है उस पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की कोस्ट में आप इनको देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता में है, उन्होंने मिड 20th सेंचुरी में एक स्टडी मतलब स्टार्ट की थी। कहाँ पर, जेरापल्ली जो रॉक्स हैं उनके ऊपर, और वहाँ से उन्होंने जो है एक स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है, दैट इज भरितिला सुचुस तापानी। ये नाम बहुत टफ है, आप इसको याद कर लेना। तो ये एक रेप्टाइल है, ये जो पूरा नाम है भरतिला सुचुस तापानी, इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें तो जो है तेलुगु लैंग्वेज में ये वर्ड है, और इसमें भरी का मतलब है ह्यूज, ताला मतलब हेड, और सुचुस मतलब कि जो है कि क्रोकोडाइल, मतलब कि एक क्रोकोडाइल का की स्पीशीज है जिसका जो सर है वो बहुत बड़ा है। इसमें जो है जो ये भाई तपानी है ना, तपानी जो है ये तपन रॉय चौधरी रहे हैं, एक फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट, उनके नाम पर रखा गया है उनको, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है स्पीशीज, और ये एक रेप्टाइल है और क्रोकोडाइल की स्पीशीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉर CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब कि इस पर भी जो है करंट अफेयर्स बनता रहता है, पिछले साल ये बना था, इस साल भी बन रहा है। तो जान लेते हैं कि व्हाट इज मतलब उसमें जो मेन पॉइंट्स थे इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव था CAA का वो क्या था, टू ग्रांट द इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, मतलब कि किसी देश में अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है और उस पर प्रताड़ना हो रही है, उसे वहाँ से भगाया जा रहा है, उसके जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, दैट इज़ अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। अगर वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट, पारसी या क्रिश्चियन हैं, इन 6 रिलीजन में से हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज में, तो वो इंडिया में आके शरण ले सकते हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले यहाँ पर आए हैं, तो कहाँ पर, इंडिया में आए हैं तो। इस एक्ट में ये भी बात कही गई है कि जो OCI रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। और जो ये एक्ट है CAA का, ये एक्ट जो है जो शेड्यूल 6 में एरियाज आते हैं, असमें मित्र, मतलब कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता ये एक्ट। इसके अलावा जिस भी रीजन में इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है, इनर लिमिट बनाई गई है, वहाँ पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं इस एक्ट के अंदर। एक तो ये जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक फीचर है उसको वायलेट करता है, क्योंकि हमारी कंट्री ने ये अडॉप्ट किया है कि देखिए वी आर द सेक्युलर कंट्री, और इस एक्ट में जो है एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर ये एक्ट बनाया गया है जो कि सेक्युलरिटी को वायलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो और कम्युनिटीज़ हैं उनके एग्जिस्टेंस को भी खतरा हो सकता है अगर हम जो है ऐसे कदम उठाएंगे। इसके अलावा ये जो एक्ट है ये आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी, इसको भी वायलेट करता है, क्योंकि हर हर रिलीजन के जो मेंबर्स हैं उनको सेम राइट नहीं दिए गए हैं, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा पिछले साल से, कई बार ये आर्टिकल रिवॉल्व हुआ है, कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे लगते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, उसको 1 साल पूरा हो गया है। इंडिया चाइना के बीच में 3,440 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिसके बीच में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में क्या रहता है, हमेशा जो है स्टैंड ऑफ रहता है, या फिर उनके बीच में क्लैशेस रहते हैं।
तो इस बार भी जो क्या हुआ, लद्दाख में एरिया है गलवान वैली, वहाँ पर जो है स्टैंड ऑफ हुआ, मतलब कि दोनों आर्मी आमने सामने आई। ठीक है। और जो है ये जो आपका चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर है उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहाँ पर जो है गलवान रिवर वैली है, हॉट स्प्रिंग्स एरिया है और पैंगोंग लेक है, इन एरियाज में जो है स्टैंड ऑफ हुआ था। तो इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी जो है टॉक्स हुई कमांडर लेवल की। उसके बाद जो है थोड़ा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई है और एक कुछ नया हल निकला है। और ये बात आगे बढ़ी, जिससे कि जो ये स्टैंड ऑफ है ख़त्म हुआ, और दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि आगे जाके ये ऐसे स्टैंड ऑफ ना हो और सही तरीके से काम चाहिए क्या काम हो। तो इस बारे में हमने इसको पढ़ लिया कि जो है ये गलवान वैली का जो स्टैंड ऑफ था उसको 1 साल पूरा हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें हमने जान लिया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। एक नई स्पीशीज की खोज हुई है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अंडमान निकोबार में। वो स्पीशीज जो है वो कॉफ़ी की है। कॉफ़ी का प्लांट है, ट्री है, एक 15 मीटर टॉल, जो कि देखा गया है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ऐसा ट्री पहली बार ही रिकॉर्ड किया गया इंडिया के अंदर, क्योंकि ये ट्री बिलोंग करते हैं मेनली मडागास्कर जो आइलैंड है उसको बिलोंग करते हैं। तो इंडिया में पहली बार देखा गया है ऐसा ट्री, इसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी। ठीक है, पायरोस्ट्रिया लालजी इसका नाम है। तो कहाँ पर देखा गया है ये, वंडूर फॉरेस्ट जो है साउथ अंडमान में, वहाँ पर देखा गया है। तो ये चीज़ इसमें जानने वाली थी हमारी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज बताए हैं आर्टिकल समझ में आए होंगे। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।